नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसए संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। अनुप्रास अलंकार करते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने अलंकार की परिभाषा, उसके भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार किए। तो आज शब्दालंकार का सबसे पहला अलंकार अनुप्रास अलंकार करते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? अनुप्रास की परिभाषा क्या है? अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत् यानी जहाँ पर क्या है, विषम्य अपि स्वरस्य, स्वरों में विषमता हो, शब्द साम्यम, शब्दों में क्या हो, समानता हो, यत अनुप्रास है, वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास होता है। तो ये आचार्य विश्वनाथ ने अनुप्रास का लक्षण दिया है। अनुप्रासः शब्द साम्यम विषम्य अपि स्वरस्य यत्, कि स्वर की विषमता रहने पर भी, अर्थात पद या पदांश के साम्य को अनुप्रास कहते हैं। यानी जहाँ पर क्या है कि स्वरों की विषमता होने पर भी जो शब्दों की समानता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास कहते हैं। अर्थात स्वर चाहे समान हो या ना हो, परंतु अनेक व्यंजन एक साथ यदि मिल जाएं तो वहाँ क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। यानी व्यंजनों की समता के समान स्वरों की समता में अनुप्रास अलंकार नहीं होता। यानी जो भी हम इसका उदाहरण देंगे, अनुप्रास्य शब्द साम्यम विषम्य अपि स्वरस्य यत्, कि जहाँ पर क्या है कि शब्दों की समानता हो परंतु स्वरों में क्या है, विषमता हो, तो वहाँ क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ अनुप्रास का अर्थ हम समझ लेते हैं। अनुप्रास का अर्थ क्या है? अनुप्रास, अनु मैंने अनुगत, अनुगत, और प्र मैंने प्रकृष्ट, अनुप्रास, और उसके बाद आस मैंने न्यास। आस मैंने, आस का मतलब क्या है, न्यास। तो अनुगत, अनुप्रास का अर्थ क्या है? अनु मैंने अनुगत, प्र मैंने प्रकृष्ट और आस मैंने न्यास। अर्थात यानी काव्य का जो अनुगमन करने वाली रचना है उसका नाम क्या है, अनुप्रास है। परंतु जो मम्मट हैं वो क्या लक्षण देते हैं इसका? वर्ण साम्यम अनुप्रासः। मम्मट के अनुसार ये हमारा पहला क्या था, विश्वनाथ के अनुसार था अनुप्रास का लक्षण। मम्मट क्या कहते हैं? वर्ण साम्यम अनुप्रासः। तो काव्य प्रकाशकार मम्मट क्या कहते हैं? वर्ण साम्यम अनुप्रासः, अर्थात व्यंजनों का सदृश्य अनुप्रास है। वर्ण मैंने वर्णों अर्थात व्यंजनों का साम्यम, सदृश्य क्या है, अनुप्रास है। वर्ण साम्यम अनुप्रासः, कि व्यंजनों का, वर्णों अर्थात व्यंजनों का साम्य क्या है, सदृश्य क्या है, अनुप्रास है। अर्थात व्यंजनों की इस प्रकार की आवृत्ति को जिसमें बहुत अधिक व्यवधान ना हो और जो रस भाव आदि के अनुकूल हो, उसे हम मम्मट क्या कहते हैं, अनुप्रास कहते हैं। अनुप्रास अलंकार के विभिन्न आचार्यों ने अलग अलग भेद माने हैं। तो साहित्य दर्पणकार जो विश्वनाथ हैं वो 5 भेद मानते हैं। कौन कौन से? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंतय अनुप्रास और लाटानुप्रास। परंतु जो मम्मट आचार्य हैं वो अनुप्रास के केवल 2 मुख्य भेद मानते हैं। पहला वर्ण अनुप्रास, वर्णानुप्रास, और दूसरा पदानुप्रास। तो वर्ण अनुप्रास मुँह क्या कहते हैं कि अवाचक वर्णों की आवृत्ति जो है, जिसके अंतर्गत छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास आ जाते हैं, और पदा अनुप्रास में लाट अनुप्रास का वो वर्णन करते हैं। और उसके आगे 2 भेद करते हैं कि अनेक पद लाट अनुप्रास और एक पद लाट अनुप्रास। तो अनुप्रास अलंकार के भेद करते हैं हम। अनुप्रासः
अलङ्कारस्य भेदः। अनुप्रासः अलंकारस्य भेदा। तो 5 भेद अनुप्रास अलंकार के माने गए हैं। पहला क्या है हमारा? छेका अनुप्रास, पहला हमारा भेद क्या है? छेका अनुप्रास। और दूसरा क्या है? वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्य अनुप्रास। श्रुत्य अनुप्रास। और चौथा अंतय अनुप्रास। और अंतिम क्या है? लाट अनुप्रास, लाटा अनुप्रास। अंतिम हमारा क्या है? लाटा अनुप्रास। पहला हम करते हैं छेका अनुप्रास। तो विश्वनाथ ने इसकी क्या परिभाषा दी है? आचार्य विश्वनाथ ने कि छेको व्यंजन संघस्य सकृत साम्यम अनेकदा। छेको, पहला हम करते हैं छेका अनुप्रास। छेको व्यंजन संघस्य, छेको व्यंजन संघस्य सकृत साम्यम अनेकधा। तो आचार्य विश्वनाथ क्या परिभाषा देते हैं इसकी? छेको व्यंजन संघस्य सकृत साम्यम अनेकधा। कि व्यंजन समुदाय की एक बार जो आवृत्ति है, व्यंजन समुदाय की एक ही बार अनेक प्रकार की जो समानता है, अनेकधा, अनेक प्रकार की जो समानता है, उसको क्या कहते हैं? हम छेका अनुप्रास कहते हैं। यानी यहाँ अनेक प्रकार की समानता से क्या अभिप्राय है? अर्थात एक ही स्वरूप के व्यंजन उसी क्रम से आए। यथा हमने क्या लिखा यहाँ पर? रसय और रसय। तो ये क्या माना जाएगा? हमारा अनुप्रास अलंकार का जो आवृत्ति है, जो शब्दों की आवृत्ति है, उसको क्या माना जाएगा? अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। तो मम्मट क्या लेते हैं इसकी छेका अनुप्रास की परिभाषा क्या देते हैं मम्मट? सो अनेकस्य सकृत पूर्वः। सो अनेकस्य सकृत पूर्वः, कि एक से अधिक व्यंजन एक बार जो उसका सादृश्य है वो क्या है? छेका अनुप्रास है। यानी एक से अधिक बार, सकृत मैंने एक से, अनेकस्य एक बार जो हमारा सादृश्य है व्यंजनों का, उसको वो क्या कहते हैं? छेका अनुप्रास कहते हैं। अनेकस्य एक से अधिक व्यंजन एक बार उनका जो साम्य है, उनकी जो सदृश्यता है, जैसे पूर्व शब्द की जैसे पहले बताया गया है, उसकी जो सदृश्यता है उसे हम क्या कहते हैं? वो छेका अनुप्रास कहते हैं। तो इसका उदाहरण लेते हैं हम छेका अनुप्रास का। आदाय बकुल गंधान अंधी कुर्वण पदे पदे भ्रमरान अयमति मंद मंदम कावेरी वारी पावनः पवनः। तो इस उदाहरण में हमें क्या देखे हैं कि न और धा, ये दोनों जो संयुक्त व्यंजन हैं, न और धा की क्या है? उसी क्रम से एक ही बार आवृत्ति हुई है। यानी यहाँ पर न और धा, इन दोनों जो वर्ण हैं, इनकी क्या है कि एक ही बार उसी क्रम से क्या है? आवृत्ति हुई है। कि उसी प्रकार क्या है? कावेरी वारी में असंयुक्त व और रा की तथा पावनः पवना में प व न, इन तीनों एक ही बार आवृत्ति हुई है। अतः ये क्या है? छेका अनुप्रास का उदाहरण है। तो आदाय बकुल गंधान अंधी कुर्वण पदे पदे भ्रमरान अयमति मंद मंदम कावेरी वारी पावनः पावन है। तो यहाँ पर क्या है कि इस पेपर में हम किस प्रकार स्पष्ट करेंगे इनको, कि उपरोक्त उदाहरण में न और ध, न और ध ये क्या है? संयुक्त
वर्ण हैं। इन न और ध इन वर्णों में क्या है, उसी क्रम से एक ही बार आवृत्ति हुई है। उसी प्रकार क्या है कि कावेरी वारी, ये क्या है, असंयुक्त वर्ण। कावेरी वारी क्या है, इन असंयुक्त वर्ण जो हैं आपस इनकी क्या है, एक ही बार आवृत्ति हुई है। इसी प्रकार पावनः और पावनः, इनमें भी क्या है, इन तीनों वर्णों की क्या है, एक ही बार आवृत्ति हुई है। अतः ये हमारा क्या है, 6 का अनुप्रास है। तो 6 का अनुप्रास के बाद अगला हम करते हैं वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास, तो वृत्त्यानुप्रास की मम्मट क्या परिभाषा करते हैं, एकस्य अप्ये सकृत परः, एकस्य अप्ये सकृत पर, एकस्य अप्ये सकृत पर, अर्थात व्यंजन का 2 बार अथवा कई बार जो सादृश्य है वो क्या है, वृत्त्यानुप्रास है। अर्थात एक ही वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होने पर क्या होता है, वृत्त्यानुप्रास होता है। एक ही वर्ण की अनेक बार या बार बार, एक ही वर्ण की अनेक बार आवृत्ति क्या है, एक ही वर्ण की अनेक बार आवृत्ति वृत्त्यानुप्रास है। एक ही वर्ण की अनेक बार आवृत्ति क्या है, वृत्त्यानुप्रास है। वृत्त्यानुप्रास का उदाहरण करते हैं कि दूसरी पंक्ति में क्रीडत कोकिल काक लीकल कलई उद्गीर्ण कर्ण ज्वरा, यहाँ पर क और ला की आवृत्ति क्या है, अनेक बार हुई है। और क्रम भी कैसा है कि पहले का आया है और बाद में ला आया है। जैसे हमने यहाँ पर क्या देखा, क ला, फिर क ला, फिर क ला, क ला। तो इस प्रकार ये क्रम भी यहाँ पर किस प्रकार आया है कि सभी में पहले का आया है और बाद में क्या है, ला आया है। उसी प्रकार प्रथम पंक्ति में उन्मीलन मधु, प्रथम पंक्ति में उन्मीलन मधु, प्रथम पंक्ति में हमारा ये देख लीजिए आप कि उन्मीलन मधु, यहाँ पर एक व्यंजन मकार की एक बार, उन्मीलन माँ की क्या है, एक बार आई है आवृत्ति, और उसके बाद क्या है, धकार की अनेक बार आवृत्ति हुई है। उन्मीलन मधु गंध लुब्ध मधुप व्याध उत चूत अंकुर। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ एक व्यंजन मकार की एक बार और धकार की क्या है, अनेक बार आवृत्ति हुई है। तो यहाँ से क्या है कि दूसरी पंक्ति में क और ला की क्या है, अनेक बार आवृत्ति हुई है, और उसी क्रम से हुई है कि पहले क आया है और बाद में क्या है, ल आया है। उसी प्रकार क्या है कि उन्मीलन मधु, इसमें भी क्या है कि माँ और ला की क्या है, माँ व्यंजन की एक बार आवृत्ति है और धकार की क्या है, अनेक बार आवृत्ति है। तो ये हमारा क्या है, वृत्त्यानुप्रास का उदाहरण है। तो वृत्त्यानुप्रास के बाद श्रुत्यानुप्रास करते हैं। इसका लक्षण क्या बताते हैं आचार्य विश्वनाथ जी, उच्चारित्वाद यत एकत्र स्थाने तालुर दादि के सदृश्यम व्यंजनस्य एव श्रुत्यानुप्रास उच्यते। अर्थात जहाँ तालु कंठ मूर्धा दंत आदि किसी एक स्थान से उच्चारित होने वाले व्यंजनों की जो समता है, उच्चारित होने वाले व्यंजनों की, स्वरों की नहीं, व्यंजनों की जो समता है उसे क्या कहते हैं, श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं उदाहरण में हम कि दृशा दग्धम मनसिजम जीवयन्ति दृशेव या विरूप अक्षस्य जैनिस्ता स्तोतुमो वामलोचनः। यानी इस उदाहरण में क्या है, जीवयन्ति का ज, इस उदाहरण में क्या है कि जीवंती का ज और जैनी का ज। इस उदाहरण में क्या है कि जकार और यकार, और ये या और ये भी या। जीवयंती का क्या है कि इन पदों में जकार और यकार एक ही तालु स्थान से, और श, ये भी क्या है कि इसका भी स्थान क्या है, तालु है। तो इन पदों में क्या है कि श में, ज में और य में इनका स्थान क्या है, एक ही तालु से उच्चारित होते हैं। अतः ये क्या है, श्रुत्यानुप्रास का उदाहरण है।
तो इसकी परिभाषा क्या करते हैं श्रुति अनुप्रास की कि उच्चारित्वाद यद एकत्र स्थाने तालुर आदि के सादृश्यम व्यंजनस्य एव श्रुति अनुप्रास उच्यते, कि जहाँ तालु, कंठ, मूर्धा आदि जो है दंत आदि किसी एक स्थान से उच्चारित होने वाले व्यंजनों की समता को क्या कहते हैं? श्रुति अनुप्रास कहते हैं। तो उदाहरण हमने देखा, दृशा दग्धम मनसिजम जीवयंती दृश्येव या विरूप अक्षस्य जयनिस्ता स तुमो वाम लोचना। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि श वर्ण, ज वर्ण, य वर्ण, श वर्ण और ज और य वर्ण, इनका उच्चारण स्थान क्या है? हमारा तालु है। इचु यशाम तालु, जब वर्णों का उच्चारण स्थान की भी वीडियो मैंने डाली हुई है, उसमें जाकर के आप सारा वर्णों का उच्चारण स्थान अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो तालु जो तालु का किन किन वर्णों का हमारा जो तालु का उच्चारण स्थान होता है? इचु यशानम तालु, इचु यशानम तालु। तो यहाँ पर क्या है कि च्वर्ग, य और श, इनका जो हमारा उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तो यहाँ भी श, ज और य, ये क्या है? हमारे उच्चारण स्थान इनका क्या है? तालु है। तो इन पदों में इस हमारे श्लोक में क्या है कि जकार, यकार और श, ये क्या है? इनका उच्चारण स्थान क्या है? एक ही उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए ये क्या है? श्रुति अनुप्रास का उदाहरण है। तो अगला भेद करते हैं हम अलंकार का, अन्ते अनुप्रास। इसका लक्षण क्या देते हैं विश्वनाथ आचार्य? व्यंजनम चेद यथा अवस्थम सह आद्येन स्वरेण तु आवर्त्यते अन्ते योज्ये त्वाद अन्ते अनुप्रास एव तत्। तो क्या कहते हैं कि जहाँ पर पहले स्वर के साथ यदि उसी अवस्था में व्यंजन की आवृत्ति हो, चेद यदा अवस्थम, यदि उसी अवस्था में, यथा अवस्थम, उसी अवस्था में व्यंजन से आवर्तते, व्यंजन की आवृत्ति हो, तो वहाँ पर क्या होता है? अन्ते अनुप्रास होता है। व्यंजन की आवृत्ति हो तो वहाँ पर क्या होता है? अन्ते अनुप्रास होता है। यदि व्यंजनस्य यथा अवस्था, उसी अवस्था में व्यंजन की आवृत्ति हो तो वहाँ पर क्या होता है? अन्ते अनुप्रास होता है। यानी इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? पाद के अंत में होता है। इसीलिए इसका नाम क्या है? अन्ते अनुप्रास है। छंदों के अंगों में क्या है कि एक तुक भेद भी था। तुक मतलब कि तुक यानी कि चरण के अंत में आने वाले जो शब्द हैं उनकी जो आवृत्ति है उसको हम क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। यानी जैसे यहाँ पर क्या है? ये विलास है और विकास है। यहाँ पर क्या है कि विकास और विलास, यहाँ पर आस और आस, इन शब्दों की क्या है? आवृत्ति है, व्यंजन की आवृत्ति है। इनमें क्या है कि व्यंजनों की आवृत्ति है, आस और आस है। यानी पहले स्वर के साथ यदि यथावस्थ व्यंजन की आवृत्ति हो तो वो क्या होता है? अन्ते अनुप्रास होता है। यानी इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि पाद के अंत में क्या है? इसकी व्यवस्था हो गई, तो इसलिए इसका नाम क्या है? अन्ते अनुप्रास रखा गया है। यहाँ यथावस्थ से अभिप्राय है कि यथासंभव अनुस्वार, विसर्ग, स्वर आदि पूर्ववत ही रहने चाहिए। तो हम उदाहरण देखते हैं इसका। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पहली और दूसरी पंक्ति में विकास और विलास, इन पदों में क्या है? आस की क्या है? आवृत्ति हुई है। यानी पहले स्वर के साथ क्या है कि उसी अवस्था में व्यंजन यदि आता है, पहले स्वर के साथ उसी अवस्था में व्यंजन आता है तो वो वहाँ क्या होता है? अन्ते अनुप्रास होता है। इसी प्रकार क्या है कि तीसरी और चौथी पंक्ति में अल्पम की क्या है? आवृत्ति हुई है। अल्पम और अल्पम, इसी प्रकार क्या है कि तीसरी और चौथी पंक्ति में अल्पम और अल्पम कि यहाँ पर क्या है? हमें आवृत्ति दिखाई देती है। यानी अंत में समान शब्दों का प्रयोग हमें दिखाई देता है। तो अन्ते अनुप्रास, इस नाम से ही हमें पता लग रहा है कि इसका जो उदाहरण होगा उसमें क्या है कि जो अंतिम शब्द है उसमें क्या होगी? समानता होगी। अंतिम जो वर्ण हैं या शब्द हैं उनमें क्या होगी? समानता होगी। तो यहाँ पर यहाँ हमें समानता कहाँ दिखाई दे रही है?
समानता कहाँ दिखाई दे रही है? पहली और दूसरी पंक्ति में विकास और विलास, यहाँ पर आस में क्या है? हमारी आवृत्ति है। इसी प्रकार तीसरी और चौथी पंक्ति में क्या है? अल्पम और अल्पम में हमें क्या है? समानता होती है। तो जैसे हम वो बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उसका भी उदाहरण देख सकते हैं। तो उसमें भी क्या है? कहाँ पर समानता है? संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। तो यहाँ भी क्या है कि इसमें क्या है? हमारी समानता हमें दिखाई देती है। यानी अंत में जो आवृत्ति है उसको हम क्या कहते हैं? अंत्य अनुप्रास कहते हैं। तो अगला भेद करते हैं हम अनुप्रास का, लाटा अनुप्रास। मम्मट इसका लक्षण क्या देते हैं? मम्मटाचार्य शाब्दस्तु लाटा अनुप्रासो भेदे तात्पर्य मात्रतः। यानी मम्मटाचार्य जो हैं अनुप्रास के दो भेद मानते हैं। पहला क्या मानते हैं? वर्ण अनुप्रास और दूसरा पाद अनुप्रास। वर्ण अनुप्रास में क्या कहते हैं कि अवाचक वर्णों की आवृत्ति, जिसके अंतर्गत यानी वर्ण अनुप्रास में वो क्या कहते हैं कि अवाचक वर्णों की आवृत्ति, जिसमें वो छेका अनुप्रास और वृत्ति अनुप्रास को ले लेते हैं। और पद अनुप्रास में क्या है? वो लाटा अनुप्रास को ले लेते हैं। पद अनुप्रास में यानी वाचक पद की आवृत्ति, जिसे वो क्या कहते हैं? लाटा अनुप्रास कहते हैं। तो अब लाटा अनुप्रास देखते हैं कि शाब्दस्तु लाटा अनुप्रासो भेदे तात्पर्य मात्रतः। शाब्दस्तु लाटा अनुप्रासो की एक शब्द अनुप्रास भी है, जिसे वो क्या कहते हैं? लाटा अनुप्रास कहते हैं, जिसे वो क्या कहते हैं? लाटा अनुप्रास कहते हैं। जिसमें क्या है कि समानार्थक किंतु भिन्न तात्पर्य वाले, जिसमें क्या है? समानार्थक किंतु भिन्न तात्पर्य वाले शब्दों का क्या रहता है? सादृश्य रहता है। अर्थात ये अनुप्रास ऐसे सार्थक वर्णों की आवृत्ति है जहाँ पर शब्द और अर्थ के अभिन्न होने पर भी तात्पर्य का क्या है? भेद बना रहता है। तो शाब्दस्तु लाट अनुप्रासो भेदे तात्पर्य मात्रतः कि वर्ण अनुप्रास के अतिरिक्त एक क्या है? शब्द अनुप्रास भी है, जिसे वो क्या कहते हैं? लाटा अनुप्रास कहते हैं। जिसमें समानार्थक किंतु भिन्न तात्पर्य वाले शब्दों का क्या है? सादृश्य रहता है। अर्थात ये अनुप्रास ऐसे सार्थक वर्णों की आवृत्ति है जहाँ शब्द और अर्थ के अभिन्न होने पर भी तात्पर्य भेद क्या है? बना रहता है। तो इसका जो मम्मटाचार्य हैं लाटा अनुप्रास के आगे भेद करते हैं कि क्या कहते हैं कि लाटा अनुप्रास जो है एक पद भी होता है और अनेक पद भी वाला भी होता है। तो क्या कहते हैं कि एक पद से जहाँ अनेक पदों की आवृत्ति है, पदानाम स है, पदानाम सह से यहाँ क्या अभिप्राय है कि स इति लाटा अनुप्रास। पदानाम स है मैंने कि स का यहाँ से क्या अभिप्राय है? स इति लाटा अनुप्रास। स इति का मतलब यहाँ पर क्या है कि लाटा अनुप्रास। एक से अधिक पदों की आवृत्ति जहाँ पर होगी वो क्या माना जाएगा? अनेक पदगत लाटानुप्रास उसे हम कहेंगे। तो पदानाम से इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? इस पहले भेद को जो है कि अनेक पदगत, अनेक पदगत, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? अनेक पदगत लाटा अनुप्रास। अनेक पदगत लाटा अनुप्रास कि पदानाम सह स इति लाटा अनुप्रास, स इति लाटा अनुप्रासः कि जहाँ पर क्या है कि एक से अधिक पदों की जो आवृत्ति है वो क्या होती है? अनेक पदगत लाटा अनुप्रास माना जाता है। तो जैसे हमने उदाहरण क्या लिखा? यस्य न सविधे दयिता दव दहनस तुहिन दिधीति दिधीति तस्य, यस्य न सविधे दयिता दव दहन तुहिन दिधीति तस्य। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अर्थात जिसके पास कोई प्रियतमा नहीं उसके लिए जो शीतांशु चंद्रमा भी क्या है? दावा अग्नि के समान है। और उसके लिए कि जिसके पास उसकी प्रियतमा है दावा नल अग्नि भी क्या है? शीतांशु चंद्रमा के समान है। यहाँ उपयुक्त उदाहरण में एक से अधिक जो हमारे समानार्थक पद हैं उनकी तात्पर्य मात्र का भेद रख करके आवृत्ति की गई है। यानी इस उदाहरण में क्या है कि एक से अधिक जो हमारे समानार्थक पदों की जो तात्पर्य मात्र रख करके क्या है? आवृत्ति की गई है। तो वो क्या माना जाएगा? अनेक पद
अनेक पदगत लाटानुप्रास माना जाएगा। इसी प्रकार फिर दूसरा कहते हैं कि पदस्य अपि, कि एक पद में भी क्या होता है, लाटानुप्रास होता है, एक पद में भी क्या होता है, लाटा अनुप्रास होता है। वदनम वर वर्णिन्या तस्या सत्यम सुधाकरः, सुधाकर क्व नु पुनः कलंक विकलो भवेत। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, एक पदस्य अपि, कि एक पद में भी, एक पद में भी क्या होता है, लाटानुप्रास होता है। पदस्य अपि मैंने कि एक पद में भी। तो क्या है उदाहरण हमारा, वदनम वर वर्णिन्या तस्याः सत्यम सुधाकरः, सुधाकर क्व नु पुनः कलंक विक्लवो भवेत। अर्थात उस वर वर्णिनी का मुख क्या सचमुच सुधाकर चंद्रमा है, अर्थात उस वर को वर्ण करने वाली जो युवती है, क्या उसका मुख वास्तव में सुधाकर है, चंद्रमा है। और दूसरे पक्ष में क्या लेते हैं कि सुधाकर भला निष्कलंक कैसे हो सकता है, सुधाकर कौन पुनः कलंक विक्लवो भवेत, कि जो चंद्रमा है, दूसरे पक्ष में क्या ले लेते हैं कि चंद्रमा जो है इस प्रकार निष्कलंक कैसे हो सकता है, भला निष्कलंक कैसे हो सकता है। यहाँ पर एक पद जो सुधाकर है उसकी क्या है, आवृत्ति हुई है। एक पद की क्या है, यहाँ पर सुधाकर पद की ही आवृत्ति हुई है, इसलिए ये क्या उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर यद्यपि जो आवृत पद का अर्थ क्या है, अभिन्न है। और क्या है, प्रथम प्रयुक्त सुधाकर पद के विधेय होने पर द्वितीय प्रयुक्त सुधाकर पद के उद्देश्य होने से तात्पर्य भेद है, जिसके कारण इसकी आवृत्ति की गई है। यानी पहली जो पंक्ति है हमारी, उसमें जो सुधाकर का अर्थ क्या लिया हुआ है, हमने चंद्रमा लिया है। दोनों ही पंक्तियों में क्या है कि केवल एक पद सुधाकर पद की ही, यहाँ पर इन दोनों पंक्तियों में एक जो सुधाकर पद है उसकी क्या है, आवृत्ति हमें दिखाई देती है। क्योंकि तो पदस्य अपि, कि एक पद में जो जहाँ आवृत्ति होती है वहाँ भी क्या होता है, लाटानुप्रास होता है। वदनम वर वरिण्या तस्य सत्यम सुधाकरः, सुधाकर क्व नु पुनः कलंक विकलो भवेत। तो यहाँ पर मम्मट क्या कहना चाहते हैं कि उस वर वर्णनी का जो मुख है क्या वास्तव में ही चंद्रमा है। और दूसरे पक्ष में क्या कहते हैं कि क्या सुधाकर जो चंद्रमा है भला इस प्रकार निष्कलंक कैसे हो सकता है। तो यहाँ केवल एक पद जो है सुधाकर, इस पद की आवृत्ति हुई है, जिसके कारण इसकी आवृत्ति तात्पर्य भेद यद्यपि यहाँ पर दिखाई हमें देता है। तो यहाँ पर एक पद सुधाकर की आवृत्ति होने से ये क्या है, एक पदगत लाटा अनुप्रास का उदाहरण है। तो आज हमने अनुप्रास अलंकार किया पूरा, अनुप्रास की परिभाषा की कि अनुप्रास शब्द साम्यम विषम्य अपि स्वरस्य यत्, कि जहाँ पर स्वरों की विषमता हो परंतु व्यंजनों के क्या है, समानता हो, तो वहाँ क्या होता है, अनुप्रास होता है। उसके बाद हमने उसके भेद किए, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटा अनुप्रास। तो अलग अलग आचार्यों के मत से हमने इसमें कोशिश की पूरी कि अलग अलग आचार्यों का क्या मत है अलग अलग, जैसे कि मम्मट आचार्य लाटानुप्रास को ही दो भेदों में बांट देते हैं, और जो विश्वनाथ आचार्य हैं वो अनुप्रास को 5 भागों में बांटते हैं, जो हमने आज विस्तार से जाना। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अपने नए संस्कृत लेसन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।